तो बात सीधी सी है कि जनता जिन पैसों के लिए तरस रही है वो पैसे आप देखिए धन कुबेरों के यहाँ पर बरस रहे हैं और छापेमारी में इतने पैसे निकल गए हैं कि 1 अरब तक पहुंच गई है गिनती। ऐसे में अब सीधा सीधा सवाल यह है कि सरकार निपटेगी कैसे? क्या छापे ही मारते चले जाएंगे या इसका किसी तरह का कोई हल निकल कर आएगा? डॉक्टर पात्रा। रूबिका जी, मैंने बड़े ध्यान से सभी एक्सपर्ट्स को सुना। यहाँ पे देखिए, जो विषय अभी सरदाना जी ने रखा हो या पूरे आयकर आयुक्त ने रखा हो, ये कंसर्न का विषय है। और चूंकि मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूँ, केवल झकझोर के उसको झटक दूँ ये उचित नहीं होगा, उसका उत्तर सचित रूप से देना पड़ेगा। और ये कंसर्न लोगों का भी है, मैंने बात भी की लोगों से। देखिए, अब एक बहुत बड़ी बात विजय सरदाना साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक मनी वाले हैं ये बहुत क्रिएटिव हैं और ये बदमाशी के किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक सुधारता हुआ सिस्टम को लाने के लिए जो प्रयास करता है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जो हम कहते हैं जुगाड़, टेक्नोलॉजी और पीछे का दरवाजा, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से जनता से भी कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये काले धन की लड़ाई हम लोग पॉलिटिकल भाषणबाजी में तो बहुत इस्तेमाल करते थे कि हम काला धन के खिलाफ लड़ लेंगे, बड़ा सब कुछ जीत जाएंगे। ये आसान लड़ाई नहीं है। हिम्मत दिखाई है प्रधानमंत्री ने कि सर के बल इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और ये युद्ध एक दिन में नहीं जीत जाएंगे। ये आज लड़ाई शुरू हो गई और परसों सुबह तक जीत हो जाएगी। ये जितने ज्ञानी लोग बैठे हैं यह भी समझते हैं कि परसों तक जीत नहीं होगी। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे और उसी में से ही जीत निकल कर आएगी। आप देखिए, सभी पर पैनी निगाह है। आप आश्वस्त होइए। आज बैंक मैनेजर जो इसमें फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऐसे सारे तैनाती हुई है जो मैं यहाँ टीवी पे बता नहीं सकता हूँ, मुझसे शेयर नहीं किया गया है, मगर हमें पता है कि वो सिस्टम काम हो रहा है कि आप अगर मनी होल्ड कर रहे हो तो आप देखते जाइएगा क्या हश्र होने वाला है। ये वो मजबूर सरकार नहीं है। ये कदम बड़े मजबूती के साथ सारे लूप होल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं था कि बैंक सिस्टम में भी मगरमच्छ बैठे हुए हैं और सरकार ने पैसा लाके उनके सामने खोल दिया। उसका भी पूरा बंदोबस्त सरकार ने किया हुआ है। ये जो पैसे पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए पकड़े जा रहे हैं, ये सरकार की बंदोबस्त के कारण ही पकड़े जा रहे हैं। वरना ये तो कोई बाथरूम के अंदर बंदोबस्त इतना स्ट्रॉन्ग था, डॉक्टर पात्रा, बंदोबस्त इतना स्ट्रॉन्ग था, आपकी इंटेलिजेंस इतनी गजब की काम कर रही थी, तो ये पैसा वहां तक पहुंचा ही क्यों? जबरदस्ती के रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो गया ना सर, बेजा इस्तेमाल हो गया। आप रोक लेते, आप रोक क्यों नहीं पाए? नहीं, ठीक कह रहे हैं। ये आपका प्रश्न भी बिल्कुल वाजिब है। आप देखिए, मैं बार बार कहूंगा, ये शायद रिपीटेशन हो जाएगा कि गोपनीयता भी कोई चीज़ है। देखिए, 125 करोड़ की जनता का देश, कि लगभग 1.5 लाख बैंक, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, 1 लाख बैंक मित्र, अगर इन सबके ऊपर डिमोनेटाइजेशन से पहले 8 नवंबर से पहले एक तरह से अगर कड़ी निगरानी बैठा दी जाती, कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट किया जाता, तो ये बात एक पल में रिलीज हो जाता कि बहुत बड़ा कोई बदलाव आने वाला है और ये डिमोनेटाइजेशन ही है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो 1 मिनट में इसको डिसाइफर कर देते हैं और बता देते कि ये 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट तो देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर बंद होने वाला है। 1 मिनट नहीं, आपने 8 नवंबर को किया। सबसे पहला छापा जो है वो 18 नवंबर को हुआ। इस बीच तो सर हो गया काम, जितना होना था। वो पकड़ में आएंगे या नहीं, ये टेंशन वाली बात हो रही है। 1-2 मिनट तो इंतजार ही नहीं, वो तो सब काम कर चुके होंगे। हम ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वबंधु जी, एक सेकंड आ रही हूं। पकड़ में तो आ ही रहे हैं, पकड़ में तो आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ओके। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि 2 चीजें यहां पर मुख्यतः निकल के आई। सबसे पहली चीज आपने कही कि शायद सरकार की नीयत ठीक थी, सरकार की नीयत ही खराब थी। दूसरी बात आई कि पारदर्शिता किसी भी स्तर पर नहीं रखी गई। कुछ लोगों को पहले से पता था, तभी तमाम तरह की योजनाएं आई, जिससे कई कॉरपोरेट घरानों ने अपना पैसा पहले ही खपाने का काम शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि साहब आज जिस तरह के हालात हैं उसके लिए कुछ बैंक के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल नहीं, बैंक के कर्मचारी तो तीसरे चौथे दर्जे पर आते हैं। आरबीआई जिम्मेदार है। जब आप इतनी बड़ी पॉलिसी ला रहे हैं, उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, किस बैंक को कितना पैसा जाएगा, किसको कितना नहीं जाएगा। सरकार जिम्मेदार है पूरी तरह से। चौकीदार साहब भाषण देते रहे और बाढ़ जो है वो खेत को खा गई, और आप कह रहे हैं कि साहब हमारी बड़ी पैनी नजर है। ये कैसी पैनी नजर है कि इतने बड़े कांड हो गए, एक एक शहर में 200-200 करोड़ रुपया एक जगह पे पकड़ा जा रहा है।
10-10 करोड़ रुपया नई चौकीदार करेंसी से पकड़ी जा रही परेशानी है। है, भूकंप आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि साहब आपकी बड़ी पैनी नजर है। लूट की छूट आपने बैंक वालों को दी, लूट की छूट आपने वहां पर खड़े हुए पुलिस वाले को दी। आप तो अब आप कह रहे भूकंप हैं ला किसी को रहे नहीं छोड़ेंगे हम। थे, ये सब अरे सवाल भाई, पूछा क्या नहीं, योजना आपने इसलिए पार्लियामेंट ठीक है, में पूछना था नहीं, ना। सुनिए ना संबित जी, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, फिर आप हेडमास्टर बनेंगे, प्लीज शांति से सुनिए। बोलिए, हम केवल ये बोलिए, कह रहे हैं, हम तो विपक्ष में बैठे, सत्ता में आप ना, बैठे हैं, बोलिए, सारा बोलिए, आपके बोलिए, पास बोलिए। जितना भी इंटेलिजेंस है, जो भी मशीनरी है, सब आपके पास है। आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर अगर वसंत कुंज के अंदर हवाला की दुकान खुल रही है तो ये पैनी नजर कैसे है? इलाहाबाद बैंक जो पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर है, उसमें अगर 100 करोड़ का घोटाला मिलता है, दरियागंज जो पार्लियामेंट से मात्र 6 किलोमीटर दूर है, एक्सिस बैंक में वहां पर 125 करोड़ का घोटाला मिलता है, ये कौन सी पैनी नजर है? मैं समझता हूं पूरी तरह से सरकार अभिमन्यु की तरह से चक्रव्यूह में फंस गई है, रोज कत्थक कर रही है। आपने 50 दिन में 125 तो फैसले बदल दिए, कभी इस तरफ चलते हैं, कभी उस तरफ चलते हैं। मोदी साहब भाषण के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। देश अर्थव्यवस्था के इतने गदर में फंस चुका है, ऐसे भंवर में फंस चुका है कि इनकम टैक्स कमिश्नर कह रहे हैं साहब दंगों की हालत है, और मोदी साहब अभी भी भाषण पे भाषण, मन अच्छा की फिर बात, बताइए होना कभी क्या बहराइच चाहिए? से अच्छा बात, कभी वहां से बात, अच्छा, कभी ट्राइबल ये जैकेट सवाल तो पहन सब पूछ रहे हैं आलोक जी, होना क्या चाहिए बताइए। अब आपको तो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, क्या होना चाहिए? बैंकिंग, देखिए सबसे पहले बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर तुरंत नकेल कसी जानी चाहिए, तमाम एजेंसीज को सतर्क किया जाना चाहिए ताकि जनता में कम से कम एक विश्वास जागे। आज जनता मोदी साहब के विश्वास जनता का उठता चला जा रहा है कि साहब आप भाषण देते हैं सुबह, शाम को वो भाषण आप सुन लेते ना, उसमें तो कहा है कि ये जो बैकडोर ड्रामा और बदमाशियां कर रहे हैं वहां भी हमने गेट कीपर लगा दिए हैं। सर प्रधानमंत्री यूं ही देश का नहीं बोल देगा ना। एक सेकंड, विश्व बंधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गेट कीपर, ये वो सारे सवाल आज पूछे जा रहे दिन हो गए। आज आप कह रहे हैं कि साहब हमने कैमरा लगा दिया, सारा कुछ तो जरा मेरी बात सुन लीजिए, विश्व बंधु जी, मेरी आप जरा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हालात काफी ज्यादा खराब हैं और आने वाले दिनों में और खराब हो जाएंगे। ये मैं आपको, मैं दिल्ली का कमिश्नर था, पूरा चांदनी चौक, पूरी सब्जी मार्केट, पूरी दुकानें बंद पड़ी हैं पिछले 30 दिन से। आप एक चीज मान के चलिए, बीजेपी, ये हमारी सरकार कुछ बातों का जवाब नहीं दे पा रही है। जो 2000 का नोट छपा है उसका साइज 1000 के नोट से अलग है, ठीक है। वो अगर वही नोट अगर वो उसी साइज का छपता तो उसके आगे क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको एक अलग साइज का बनाने में। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको कई चीजों का जवाब उन्होंने जो अभी तक नहीं दिया है वो उनको देना पड़ेगा। कोई बीजेपी सरकार की इसके पीछे कोई नीति थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब 50 दिन में ठीक, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि अगर ये हालात 1 हफ्ते के अंदर ठीक होने नहीं शुरू हुए तो हालात सरकार के हाथ से निकल जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ आना चाहूंगा। बोल रहे हैं कांग्रेस ये भड़का वाले रहे हैं या ये नहीं, ये भड़का रहे हैं या मलहम लगा रहे हैं? मनमोहन से एक मिनट देखिए, मैं सम्मान एक बात सुन लीजिए सर, आप बड़े हैं, मगर ये बार-बार आपने टीवी चैनल पे 2 बार कह दिया कि दंगे हो जाएंगे। मैं देश को गारंटी दे रहा हूं, दंगे नहीं होंगे। लगाकर भाजपा जो है समझना होगा, मगर आप रिस्पॉन्सिबली भी बोलिए ना। आप ये बार-बार दंगे का धमकाइए मत। आप लोग दंगे कराने में उतारू हैं, हमें पता है दंगे नहीं होंगे। देश को मैं आश्वासित कर रहा हूं, रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं, दंगे नहीं होंगे। अगर एक बात दंगे मत करवाइए प्लीज। जिस देश में आप एक बड़े ऑफिसर रह चुके हैं सर, आप एक बड़े ऑफिसर रह चुके हैं। प्लीज 2 बार आप बोल सकते हैं। सर एक मिनट बात सुन लीजिए। पात्रा जी 70 आदमी लाइन में खड़े मर गए हैं। नहीं अच्छा नहीं, एक बात में ये समझे कि अगर ये बीजेपी में हो रहा है, वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब छापा पड़ा था रिजर्व बैंक के अंदर और वहां पे भी नकली नोट पकड़े गए थे डेलारू कंपनी के द्वारा। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं बीजेपी को, ये पहले अपनी उसमें देखें, उसमें क्या हुआ था।
डेलारू नाम की कंपनी बंद हुई। कांग्रेस के टाइम में भी इतना बड़ा घपला हुआ रिजर्व बैंक के साथ मिलके। तो मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की करेंसी के साथ इतना बड़ा मजाक मत करिए। पार्टी के साथ ना जोड़े तो बेहतर रहेगा। सर कैसी बात कर रहे हैं? आपकी सरकार में कोई काम हो रहा है? देखिए आपकी सरकार में ही हुआ है ना वो जो भी हुआ कांग्रेस की है। सरकार के अगर मैं घपले बताऊं तो तो इतनी आपको जिम्मेदारी काफी तो लेनी शर्मिंदा चाहिए होना ना। देखिए, मैं समझता हूं आरबीआई पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी लाने के लिए, सब चीजों के लिए आरबीआई स्वतंत्र है। क्या ये बात सच नहीं है? और अगर कहीं पर पकड़ा गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक घटना को आप इतने बड़े डिमोनेटाइजेशन के घोटाले से तुलना करें, ये गलत है। सर रिजर्व बैंक में हुआ है छापेमारी, रिजर्व बैंक में हुई है, वही विश्व बंधु जी कह रहे हैं। छोटी मोटी जगह नहीं है, किसी गांव का कोई छापेमारी रिजर्व बैंक में हुई है। हाँ, ये कोई छोटी जगह नहीं है जहाँ पर छापेमारी हुई और नकली नोट मिले हैं, आप समझ रहे हैं? स्विट्जरलैंड की और इतना छापा हुआ उसमें। पर विश्व बंधु जी अभी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का कोई मकसद नहीं है सर। अभी तो परेशानी के हल का सवाल यहाँ पर उठता है। सर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ विश्व बंधु जी, एक छोटा सा ब्रेक। सरदाना जी आपके पास आएंगे। बात सीधी सी ये है कि इन सारी चीजों को किस तरीके से अब मैनेज किया जाएगा, बस इसका जवाब हमें तलाशना है।